पर चल रही है। मैं सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सबसे बड़ी असेंबली में इस चर्चा को यहां पर संकल्प पत्र के रूप में रखने के लिए इस सदन को तैयार किया। मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का, सत्ता पक्ष के भी और विरोधी पक्ष के भी, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। लगभग 187 माननीय सदस्यों ने नेता विरोधी दल समेत सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इस पूरी चर्चा की गंभीरता के साथ साथ इसे रोचक भी बनाया और सचमुच लोकतंत्र का मंच इसी गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र को इसी प्रकार से पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा जो पिछले 24 घंटे के अंदर हम लोग यहां पर सदन में और पूरा प्रदेश और पूरा देश यहां पर उठे हुए मुद्दों की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है। हो सकता है अपनी अपनी दृष्टि और अपने अपने दृष्टिकोण की बात होती है, लेकिन 187 माननीय सदस्यों का, और मैं मानता हूं कि ज्यादातर माननीय सदस्य इस पूरी चर्चा में अपने अभिभाषण को और अपने विजन को रखना चाहते थे, लेकिन समय की सीमित संभावनाओं को, और चूंकि चर्चा को हमें आगे बढ़ाना था, अभी हमें इससे संबंधित जो व्यापक रणनीति आगे बनानी है और समाज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के पास हम जाएंगे, उन सब से परिचर्चा करने के बाद एक विस्तृत चर्चा के लिए और अलग अलग सेक्टर वाइज जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको लेकर के फिर हम लोग फिर सदन में आना चाहेंगे कि वास्तव में ये कल्पना से परे है कि सदस्य रुचि लें और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें, लेकिन ये उन लोगों की आंखों को खोलने वाला है जो विधायिका पर और सदस्यों के आचरण पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, प्रदेश के लिए या देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम सभी अपना योगदान देंगे। इस चर्चा ने पिछले 24 घंटे के अंदर ये साबित किया है, इसलिए मैं भाग लेने वाले और इसमें श्रोता के रूप में भी बने हुए सभी मान्य सदस्यों का और विशेष रूप से नेता विरोधी दल का हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश केवल देश की एक सबसे बड़ी आबादी का राज्य ही नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। भारत की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को अपने यहां से प्राचीन काल से ही देता रहा है। और इसीलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां लखनऊ में 2023 में उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है।
ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार थे जो उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये हम सब का सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी के अमृतकाल में कल देश का स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 78 वर्ष की इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर पूरे देशवासियों को कल प्राप्त होगा। पूरा देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की भावनाओं के साथ, देश के नेतृत्व की भावनाओं के साथ जुड़ा था। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कुछ संकल्प लिए थे। जो संकल्प थे उन संकल्पों में जो महत्वपूर्ण संकल्प था 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दृष्टि से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, ये विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। दृष्टि जितनी होगी वह उतना ही बोलेगा। और उन स्थितियों में जब यहां पर हम चर्चा करेंगे तो मैं माननीय सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों पर भी बोलने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे कि यहां पे जो चर्चा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कई अवसर पर इस पूरी 24 घंटे की चर्चा का हिस्सा बना रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि सभी माननीय सदस्य, और सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों या अन्य जो भी माननीय सदस्य थे, सभी लोगों ने इस पूरी चर्चा में रुचि ली। कुछ सदस्यों ने रात भर जग करके भी इस चर्चा को और गंभीरता प्रदान की और इस पूरी चर्चा का भाग लेकर के इस पूरी चर्चा की ओर देश का ध्यान भी आकर्षित किया है। भारत विकसित होगा, क्या उत्तर प्रदेश को इस विकसित भारत में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होना चाहिए? देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, क्या उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं होनी चाहिए? देश में खुशहाली हो तो देश की सबसे बड़ी आबादी का नागरिक क्या उस खुशहाली का हिस्सा नहीं होना चाहिए? और इस दृष्टि से इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। एक 1947 से 2017 तक क्या हुआ, इन 75 वर्षों में, इन 70 वर्षों में हम लोगों ने क्या अचीव किए, और 2017 के बाद आज की जो यात्रा है अगले 30 वर्ष की, क्योंकि 1947 से लेकर 2047 तक की ये 100 वर्षों की जो यात्रा है, इन 100 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या खोया, क्या पाया है, इसका दृश्यावलोकन करने, उसका आत्मावलोकन करने का ये सबसे उचित समय है जो प्रधानमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया था। और उसी विजन डॉक्यूमेंट से अनुप्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश आज इस विजन डॉक्यूमेंट की प्रारंभिक चर्चाओं को अपने यहां आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, 2017 के पहले मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वे बोलने का प्रयास करते हैं, जब अपने स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों
के द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर थोड़ा कभी कभी उनको मुर्गा भी याद आने लगता है। लेकिन अन्य और जो भी खाते होंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इसको स्वीकार करते हैं। नहीं, खाने पीने पे प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके विरोधी दल से जुड़े हुए कुछ मान्य सदस्यों के द्वारा भी यहां पे बहुत अच्छी बातें कही जा रही थी और कुछ कही जा रही थी, और मुझे उसी पे एक बात याद आई कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था, आपके सभी मान्य सदस्यों की बात कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि खन्ना जी संभवतः ना बोलें क्योंकि वे भी रात भर जगे हैं, तो मैं ही इसका जवाब आपको दे दूं। इन परिणाम क्यों नहीं देंगे खन्ना जी? आप खन्ना जी से इतना अविश्वास मत करिए। आपकी नाराजगी खन्ना जी के लिए महोदय, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे दो तीन चीजें देखने को मिली। मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही थी, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था, कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है,
एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। क्या स्थिति थी 2017 के पहले? 2017 के पहले क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं था? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में? खन्ना जी ने कल प्रातः संकल्प रखा था, तो उस समय उस संकल्प में उन्होंने कुछ बातें कही थी। कहां थे हम 1947 तक भी, 1950 में भी, 1960 में भी, और कैसे हम लगातार गिरावट की तरफ गए। ये डिटोरेशन, इसका कारण क्या था? 1990 के बाद क्या स्थिति थी? उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। महोदय की विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया। और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने 1990 के बाद विभत्स स्वरूप लिया, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था, वह देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया। यही प्रदेश है। योजनाएं बनती थीं, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं, और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के अभाव में दम तोड़ते बच्चे, क्या ये सच नहीं? इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी, डेंगू से जो मौतें होती थी, विभिन्न गंभीर बीमारियों से जो मौतें होती थी, ये सब क्या? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। और महोदय 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल, थल, नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में एक सार्थक बदलाव आया है, एक सार्थक बदलाव आया है। महोदय, मैं कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सबका। 1947 स्वतंत्र भारत में जो भारत की जो जीडीपी थी, उसकी हिस्सेदारी थी,
स्वतंत्रता के समय भारत का जो वैश्विक वह 2% से भी कम रह गई थी। फिर भी जनसंख्या और ऐतिहासिक विरासत के बल पर भारत दुनिया की उस समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 1947-1950 के पास। 1960 में भारत 10वें स्थान पर था। 1980 और 2014 के तक भारत 11वें स्थान पर गया और 2014 में देश का भाग्योदय होता है, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की जो यात्रा आगे बढ़ी, परिणाम था 2017 में भारत दुनिया की 7वीं बड़ी 11 से 7वें नंबर पर आया, 24 में 5वें स्थान पर आया और 25 में भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। विजन डॉक्यूमेंट और विजन का मतलब क्या होता है, यह है यात्रा। आपने छठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया था, 11वें स्थान पर भारत को पहुंचाया था और पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। महोदय, अब उत्तर प्रदेश की ही आप देखें, 1947 से 2017 के बाद 17 तक जो स्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बीच के कुछ कालखंडों को छोड़ दें तो शेष समय क्या स्थिति थी। 1990 के दशक में औद्योगिक इकाइयों में तालाबंदी, निवेशक हतोत्साहित था, ऐतिहासिक नगर, उपजाऊ भूमि, नदियां और श्रमबल होने के बावजूद आर्थिक रफ्तार बहुत धीमी थी। आजादी के बाद 2016-17 तक उत्तर प्रदेश की जो नेशनल जीडीपी थी उसमें योगदान में लगातार गिरावट थी। कुल हम लोग 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी थी, जो 1960 में 14% से अधिक थी, 1950 से 60 के दशक में यह 14% से घट करके 8% रह गई थी 2016-17 में। कहां ले जा रहे थे आप? 8% रह गई थी हमारी, यानी यूपी का योगदान, यूपी देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन नेशनल जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी केवल 8% रह गई थी। और महोदय, मुझे आज ये स्थिति थी, आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, 17 में यह नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी, 1/3 रह गई थी। निर्यात सब कुछ होने के बाद भी केवल 84,000 करोड़ का निवेश, केवल निर्यात हम यूपी से कर पाते थे। प्रदेश का बजट केंद्रीय करों पर निर्भर हो गया था, 56% केंद्रीय करों पर निर्भरता थी और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की गिनती पिछड़े राज्यों में हो गई थी। 17 से 25 के बीच इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आज जो हमारी जीएसडीपी है, यह जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश की 16-17 में लगभग 13 लाख करोड़ की थी, आज यह बढ़कर के इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर के लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रही है। कोई तुलना है? 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 13 लाख करोड़ की और 2017 से लेकर के
25-26 तक हम इसे 35 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जीडीपी में योगदान जो केवल 8% रह गया था, 50 के दशक में जो 14% था, 2016-17 में रहकर केवल 8% रह गया था, आज इसे हम 9.5% तक पहुंचाने में फिर सफल हुए हैं। चार ओवर पिछले उत्तर प्रदेश की विकास दर, कोविड जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के बावजूद आर्थिक विकास दर उत्तर प्रदेश की आज नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में चल रही है। 15.9% की विकास दर के साथ उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। और मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है वह 2 लाख करोड़ की है, उत्तर प्रदेश 1,20,000 तक पहुंच चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है और इसीलिए जो हमारा एक्सपोर्ट था 84,000 करोड़ से बढ़कर के 1,86,000 करोड़ पार कर रहा है और बजट 3-3.25 लाख करोड़ से बढ़कर के 8,08,000 करोड़ इस वर्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। केंद्रीय करों पर निर्भरता 56% से घटकर के 46% रह गई है। राज्य की हिस्सेदारी भी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ी है। स्टेट एक्साइज 52 यानी 12,000 से बढ़कर के यह 60,000 तक पहुंचने जा रही है। और नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का सुधार हुआ है। प्रदेश फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा प्रदेश को हासिल हुआ है और पिछले 5 वर्षों में यूपी अब बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। अब यूपी डिजिटल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जो 2017-18 में 15 यानी 16-17 तक तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 16-17-18 में हमारा जो डिजिटल लेन देन केवल 122 करोड़ का था, आज बढ़कर के यह लगभग 1400 करोड़ तक पहुंच चुका है। महोदय, जो अलग अलग सेक्टर में काम हुए हैं, अलग अलग सेक्टर में जो काम किए हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में यहां चर्चा कर रहे थे, कृषि की नेता विरोधी दल भी कर रहे थे, हमारे जनसत्ता पार्टी के नेता श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भी कर रहे थे, अन्य मान्य सदस्यों ने भी इसकी बात कही थी। 1947 से 2017 तक हमारे किसानों ने कठिन परिस्थितियों में पसीना बहाकर के अन्न उगाया, परंतु उत्पादकता की जो रफ्तार थी वो सीमित रही, लागत ज्यादा पड़ती थी। गेहूं, चावल, दलहन, इन सब में हमारा राष्ट्रीय योगदान बहुत थोड़े से था। सिंचाई की परियोजनाओं की आपने चर्चा की, उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। आप सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे। पांडे जी, ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1971 में बनी थी। उस समय इसकी लागत थी 100 करोड़। इसका जो डीपीआर उस समय बना था वो 100 करोड़ का बना था। लेकिन योजना जो समय पे नहीं बनती है, ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो जब 2021 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे पूरा किया, तब तक इसकी लागत बढ़कर के हो चुकी 10,000 करोड़। कौन लोग दोषी हैं 1971 में बनी हुई परियोजना को समय पे क्रियान्वयन न करने के?
ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण ये योजना बन पाई और इसके कारण 14 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। ऐसे ही अन्य अर्जुन सहायक परियोजना हो, बाण सागर की परियोजना हो, ये सभी परियोजनाएं ऐसी थीं जो पिछली सरकारों के विजन के अभाव के कारण और कोई विजन डॉक्यूमेंट न होने के कारण आधी अधूरी पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद इन सभी का क्रियान्वयन उस रूप में किया। सिंचाई परियोजनाओं की धीमी विस्तार, आधुनिक तकनीक, मार्केट से लिंक करने का कोई प्रावधान नहीं और सीधे वित्तीय सहायता किसान के अकाउंट में नहीं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश का अभाव, कृषि आधारित उद्योग सीमित क्षमता से ही चल रहे थे। लेकिन 2017 के बाद पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी आया है आपके सामने, पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास दर प्रदेश में 14% से अधिक था। ये डबल डिजिट में गया है। आपके समय में सिंगल डिजिट में कृषि की विकास दर थी और याद रखना ये भी राष्ट्रीय औसत से एक बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभावना है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि किसी के पास है तो वह उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे उर्वरा भूमि किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय योगदान आज बढ़कर के हमारा जो राष्ट्रीय पहले सीमित जो स्थिति थी आज वो बढ़कर के लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए, जबकि देश के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश के पास उसका शेयर केवल 10% है। जनसंख्या 16% है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है उस असीम कृपा का परिणाम हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का इसमें योगदान देश के अंदर 21% तक पहुंचा है। 2024-25 में गेहूं उत्पादन 414.39 लाख मीट्रिक टन, जो राष्ट्रीय योगदान यानी देश के अंदर कुल गेहूं उत्पादन में 35% से अधिक है, जो देश में नंबर 1 पर है। गेहूं उत्पादन में 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ा करके आज ये 40 कुंटल को पार कर चुका है। कुछ प्रगतिशील किसानों ने 48 और 50 कुंटल पर हेक्टेयर भी पैदा किया है, लेकिन एवरेज 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आया है। चावल उत्पादन 219 लाख मीट्रिक टन, राष्ट्रीय जो देश के अंदर यूपी का योगदान है वह लगभग 14.7%, ये देश में अग्रणी है। गेहूं और चावल का राष्ट्रीय योगदान जो क्रमशः प्रदेश में हमारा जो था वो 30% से बढ़कर के 35% गेहूं में और चावल में 12% से बढ़कर के लगभग 14.7% तक उत्तर प्रदेश का योगदान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रमुख फसलों में जी औसत उत्पादन का जो वृद्धि दर है वो 42.8% है, जबकि इससे पहले 16-17 के पहले यह जो योगदान था ये मात्र 8.7% ही था। अब दलहन और तिलहन को आप देखें, दलहन और तिलहन में भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तिलहन उत्पादन
29.2 लाख मीट्रिक टन। आज यह लगभग 7% तक यूपी पहुंचा है राष्ट्रीय योगदान में, लेकिन 16-17 तक यह था मात्र 3.3% का योगदान था। तिलहन उत्पादन में 8 वर्षों में 46.6% की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने 35.6 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय योगदान जो इसमें का उत्पादन किया, जिसमें राष्ट्रीय योगदान 14.1%। 2016-17 की तुलना में अगर आप देखें तो 2016-17 तक ये केवल 9.1% था। तो 9.1% से बढ़कर के हम आज 14.1% तक पहुंचे हैं। और दलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने 8 वर्षों में 46% की वृद्धि की है। गन्ना और चीनी उद्योग के बारे में, गन्ना उत्पादन आज 2453.5 लाख मीट्रिक टन, यानी अगर राष्ट्रीय योगदान में हम देखेंगे तो देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। देश में नंबर 1 पर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश है। हमारे सदस्य पंकज मलिक कह रहे थे कि 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान, 120 चीनी मिलें चल रही हैं, 120 में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 14 नहीं, अब 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें हैं जिनका भुगतान लेट है, और सरकार ने उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च करके उनको सुनिश्चित किया है कि जो गन्ना समय पे भुगतान नहीं करेगा उसके गन्ना क्षेत्र में उतनी ही कटौती करके भुगतान करने वालों को गन्ना हम उपलब्ध करवाएंगे। महोदय, अब तक 17 से अब तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के पास 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान DBT के माध्यम से किया गया है। अगर मैं इसको 2000 से 2017 के बीच की तुलना करूं, यानी 1996 से 2017 के बीच की बात तुलना करूं, तो उससे यह 72,000 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया गया है गन्ना किसानों को। केवल 8 वर्ष में, 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप किए हैं, उससे 72,000 करोड़ रुपए का अधिक गन्ना मूल्य केवल 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है, 6 पुनः संचालित हुई हैं, 38 की क्षमता विस्तार हुआ है, और इसके माध्यम से 1,25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। इथेनॉल उत्पादन 2016-17 में केवल 42 करोड़ लीटर था, आज यह बढ़कर के 177 करोड़ लीटर हुआ है, जो देश में नंबर 1 पर है। औद्यानिक फसलें भी, जो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाता है। आलू उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश 40.7% का शेयर उत्तर प्रदेश का है। केला उत्पादन में 18.8% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। सब्जी उत्पादन में 19.3% का योगदान उत्तर प्रदेश का है, और अन्य औद्यानिक फसलें में 16.3% का है। और कृषि विविधीकरण में भी विभिन्न फसलों के साथ सब्जी, फल और सब्जी की खेती करने में देश में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी हमने यहां से खाद्यान्न को निर्यात करने के लिए प्रदेश देश के अंदर एक व्यवस्था बनाई है। अगर मैं इस बात की चर्चा करूं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर MSP की आपने चर्चा की, नेता ने MSP की चर्चा की थी। MSP क्या होता है? 2016 तक आपने किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। उनके खाद्यान्न उत्पादन को बिचौलियों के माध्यम से आपने खरीदने का काम किया था। कोई प्रोक्यूरमेंट सेंटर नहीं लगते थे, ये बिचौलियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी। आज DBT के माध्यम से किसानों पर सीधे किया जा रहा है, और किसान के खाते में कितना पैसा गया है 2016-17-18 से 24-25 तक
अगर मैं बताऊं आपको, 70 लाख से अधिक किसानों को, जिनमें धान क्रय के लिए 457.09 लाख मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया और इसके माध्यम से हमने अन्नदाता किसानों के खाते में 88,951 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया है। गेहूं खरीद में 51 लाख से अधिक किसानों के खाते में जिसमें उनसे खरीदा गया 204.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 35,933.46 करोड़ रुपए गन्ना ये धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया गया। मक्का खरीद में 2018-19 में से 2024-25 तक 31,133 किसानों से 1.38 लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद की गई है और जिसके माध्यम से 262.56 करोड़ से अधिक का भुगतान उनके खातों में किया गया। बाजरा खरीद में 94,465 किसानों से 4.78 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हुई और 458.47 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके खाते में किया गया। ऐसे ज्वार खरीद, दलहन, तिलहन, इन सभी का भी हम लोगों ने किया और दुग्ध उत्पादन के साथ ही उनके नस्ल सुधार के लिए भी जो ठोस प्रयास किए गए हैं। प्रदेश के अंदर मत्स्य उत्पादन में आप डॉक्टर संजय निषाद से पता नहीं क्यों इतने चिढ़ रहे थे। नहीं, आप चिढ़ रहे थे, मैं जानता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद से आपकी चिढ़ मैं समझ नहीं पाया क्यों इतने चिढ़ गए। बार बार मेरे क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी आप अपने क्षेत्र में भी उनको नहीं घुसने देते। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि एक बार वो अपनी दावत में आपको जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और लैंडलॉक्ड स्टेट के कारण उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में देश में आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। जो पैसा पहले यहां पर हम बाहर से मछली मंगा करके यहां के किसान या यहां का जो मत्स्य पालक उससे वंचित रहता था, आज वो पैसा यहां के मत्स्य पालकों को प्राप्त हो रहा है और उसका लाभ यहां के किसानों को, यहां के मत्स्य पालकों को ही प्राप्त हो रहा है। और यह कार्य पिछले 8 वर्ष में इसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके माध्यम से 2,86,00,000 किसानों को 90,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में गया है। पांडे जी, सीधे किसान के खाते में जा रहा है, लघु और सीमांत किसानों के। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल 1 लाख से अधिक सोलर पैनल किसानों को सीधे दिए गए हैं। 17 से अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिनके माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। और लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क, उन्नत बीज किसान को मिल सके इसके लिए बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और साथ साथ पहली बार हुआ है सिंचाई की क्षमता भी बढ़ाई गई है और 15 लाख से अधिक निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली यानी फ्री में बिजली देने का काम भी सरकार ने किया है। पांडे जी, आप लोग तो अरे आ रहे आपके पास भी आ रहे हैं, घबराओ मत। आप लोगों का जो है, मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे, जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे।
और ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपए हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आप चिंता मत करिए पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं नहीं, ये श्राप तो आपको लगता है, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। ये विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो अयोध्या में देखने को मिल रही है आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है आपको इससे भी पीड़ा होगी, जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। महोदय, कृषि क्षेत्र में ही कौशाम्बी में, चंदौली में, सहारनपुर में, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर में हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है। इन सब में हमारे पास 89 यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्र में हर एक जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए कृषि विभाग से कहा गया और उस पर तेजी के साथ काम भी आगे बढ़ चुका है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर ही कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे आश्चर्य हो रहा था, यहां पे इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि विजन हमारा है। वाह रे विजन, आपके विजन को देख करके मुझे तो बड़ा ओह लगता है। महोदय, 1947 से 2017 अधूरा नेटवर्क और ठहरा निवेश, 2 यानी 1.5 एक्सप्रेसवे, 2 भी नहीं थे, और
नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक। औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी। और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी। आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच, और वे सदस्य मेरठ से ही आते हैं। उनको मेरठ की विरासत पर भी, भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं है। उन पर भी गौरव की अनुभूति नहीं करते। उसी मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा। नहीं तो मेरठ से दिल्ली की दूरी आपने 4 घंटे की हुई थी, आज 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच, दूरी 40 मिनट। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। इन 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, और दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन, ये भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक सुनियोजित रूप से लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का कार्य, हवाई अड्डे जो 2 क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। 16, आप लोगों के लिए कल्पना की बात है। 5 निर्माणाधीन हैं और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से संचालित हैं, और 5वां इस वर्ष के अंत तक हम लोग तैयार करेंगे, जो जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हवाई जहाज के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए MRO, इसके निर्माण की कार्रवाई भी हम लोग जेवर के पास करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में यह सुधार न केवल हमारी लॉजिस्टिक की लागत को कम करता है, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रदान करता है। औद्योगिक विकास 1947 से 2017 बदहाल कानून व्यवस्था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी क्या सुरक्षित होगी। किसी भी निवेशक को प्लान करने या उसकी अरुचि को बढ़ाता है। औद्योगिक विकास नीति की शून्यता, पिक एंड चूज था, कोई पॉलिसी नहीं। पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और दूरदर्शी निर्णयों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में तालाबंदी। कानपुर क्यों बर्बाद हो गया? कानपुर के सदस्य भी यहां से गायब है, वे भी गायब हो गए। वो बोलना नहीं चाहते थे, इच्छा ही नहीं, क्योंकि नहीं बोले, क्यों सुनना नहीं चाहते ना, क्योंकि उसके लिए स्वयं दोषी हैं। हफ्ता वसूली,
गैंग के सदस्य के रूप में काम करते रहे होंगे, लेकिन ये सब कानपुर को तबाह करने वाले लोग हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प और उद्योग के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्लस्टर रहा है, हर जनपद में रहा है, हर जनपद में रहा है, बहुत समृद्ध रहा है यूपी से। लेकिन ये हतोत्साहित होकर के एकदम मरणासन हो गया था। और 8 वर्ष में जो हुआ है, 8 वर्ष में 1947 से 2017 तक कुल 14,169 कारखाने प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड थे, 14,169। और आज पिछले 8 वर्ष में 27,295 कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। क्या ये निवेश नहीं हुआ है? हमने 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित किया। हमारे एमओयू हुए हैं, जिनमें 15 लाख को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कराया है, जमीनी धरातल पर उतारा है। इसके माध्यम से 60 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार भी मिला है। और हमारे लगभग 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, जिन पर अभी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा गया, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा गया, मार्केट लिंक किया गया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा गया। और आज परिणाम है कि जीआई टैग के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे, देश में नंबर 1 पर 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं यूपी के अंदर जो यूपी के परंपरागत उद्यम में आते हैं और जिन्हें जीआई टैग मिला है भारत सरकार का। और इसको जीआई टैग के माध्यम से इसने आज देश के और वैश्विक स्तर पर ये अपनी एक नई पहचान बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को देश के अंदर की ही बनी हुई और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम, जिसमें हमारे हस्तशिल्पी, हमारे कारीगर का श्रम लगा है, उसका पसीना बहा है, उसको सम्मान देने का काम करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में भी कहा, और अभी वाराणसी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था, वोकल फॉर लोकल। यह हस्तशिल्पी, यहां का पैसा यहीं के हस्तशिल्पियों को प्राप्त हो, यहीं के कारीगरों को प्राप्त हो, समृद्धि के लिए आवश्यक है हम स्वदेशी को अपनाएं। और उस स्वदेशी की आपने क्या स्थिति कर दी थी, क्या स्थिति कहां पहुंचा दिए थे आप? हतोत्साहित थे, हतोत्साहित थे वे सभी लोग, प्लान कर रहे थे, भूखमरी के कगार पर थे। वे सभी उद्योग बंदी के कगार पर हो चुके थे। और कौन लोग थे उसमें? वे सभी अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग थे, वंचित थे, गरीब थे, अल्पसंख्यक थे। आप कुछ नहीं कर पाए। 4-4 बार सरकारें थी आपकी। 1947 से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। उन उद्यमियों के लिए, उन हस्तशिल्पियों के लिए, उन कारीगरों के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अब बात करते हैं पीडीए का। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपने बनाई है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ थोड़ा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से पिछले 8 वर्ष में गांव का मोची हो, गांव का धोबी हो, गांव का नाव हो, गांव का कारपेंटर हो, गांव का राजमिस्त्री हो, गांव का कुम्हार हो, गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसके एक निश्चित ट्रेनिंग, टूल किट, बैंक से लिंक करना
और उसको फिर से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का काम एक डबल इंजन की सरकार ने किया है और इस पर लगातार कार्य कर रही है। हमने बांटा तो नहीं। पेंटर को, लोहार को और सारी जातियों को उस समय बांटा गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने उसको बड़े पैमाने पर किया होगा, हम लोग तो देखे नहीं। चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने कम से कम स्वीकार तो किया। ये उनके जीवन में परिवर्तन करने का आधार बना है और इस पर सरकार ने काम किया है, क्योंकि ये हमारे, आज आप देखते होंगे, पहले पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहारों में चीन का सामान यहां के बाजार में भर जाता था, और आज उत्तर प्रदेश के बाजार में अगर आप देखेंगे कोई पर्व और त्योहार आता है, कोई भी पर्व और त्योहार हो, और दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, कोई भी पर्व और त्योहार आता है, उन पर्व और त्योहारों पर आज उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, इस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में ये भरा रहता है। उत्तर प्रदेश के मार्केट में भी डिमांड होती है, यही लोग खरीदते हैं, यही उपहार के रूप में देते हैं। मेरे पास तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी किसी मिशन से जुड़ा हुआ एम्बेसडर आता है तो मैं तो उपहार के रूप में अतिथि को अपनी ओडीओपी के प्रोडक्ट को ही देता हूं, और उन्हें देता हूं क्योंकि ये पैसा जाएगा उन हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा जो प्रदेश के विकास में योगदान देगा। लेकिन आपके यहां तो जब सफाई महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे तो बर्किंगम की वो बुक्की मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया की वो भी रानी विक्टोरिया की। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। महोदय, एमएसएमई के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, परिणाम क्या थे? औद्योगिक ऋण। देखिए, सीडी और इश्यू सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, औद्योगिक ऋण जो पहले हमने वितरित किया 2017 में 3,54,000 करोड़ रुपए इन सभी क्लस्टर्स से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध करवाए गए, और 24-25 में यह बढ़कर के 9,24,000 करोड़ हुआ है। 9,24,000 करोड़। प्रदेश के अंदर सीडी रेशो, यानी बैंक में हमारा जितना पैसा जमा हो रहा है वह पैसा यहां के उद्यमियों को, यहां के नौजवानों को, यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्रेडिट डेबिट की इस व्यवस्था को बैंकों के माध्यम से देखा जाता है। जितना पैसा जमा हो रहा है उतना पैसा यहां के लिए विकास के लिए उपलब्ध होकर बैंकर्स करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। इसका फीसदी पहले 44% था 16-17 में, और आज ये बढ़ करके लगभग 62% पहुंचा है। 62%। पांडे जी, सिंगल विंडो सिस्टम को आज यहां पर निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया है, और अभी मैं तो चाहूंगा आप सबको भी, आप भी
25 से 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में हम पिछले 3 वर्ष से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करने जा रहे हैं। वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसको डिस्प्ले करने का, बाहर से हम लोगों को बुलाते हैं। दुनिया के 500 से अधिक बायर्स आते हैं। बायर सेलर्स मीट होता है और फिर उसके ऑर्डर दिए जाते हैं। परिणाम क्या था? गत वर्ष 500 ऐसे बायर्स बुलाए गए थे जो बाहर से आते थे, खरीदारी करते थे और 2200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर यहां के उद्यमियों को, यहां के लोगों को प्राप्त हुआ है, यहां के व्यापारियों को प्राप्त हुआ है। एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है। और एफडीआई के मामले में अगर आप देखेंगे सन 2000 से 2017 तक केवल 3,303 करोड़ रुपए का ही एफडीआई यूपी के अंदर आया था और 17 से अब तक 16,316 करोड़ रुपए का एफडीआई यहां पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। आप ऊर्जा की बात कर रहे थे। ऊर्जा 2047 यानी 1947 से 2017 तक सीमित क्षमता थी और अनियमित विद्युत आपूर्ति थी। ऊर्जा क्षेत्र में निजी इकाइयों को मिलाते हुए कुल उत्पादन हमारे यहां 12,000 मेगावाट थी यूपी के अंदर। इसमें एनटीपीसी भी था, यहां के पावर प्लांट भी थे और अन्य निजी क्षेत्र भी थे। उद्योग हो या खेती, घरेलू उपयोग सभी के लिए यह क्षमता अपर्याप्त थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अक्सर यानी रहती ही नहीं थी, जिसके कारण सिंचाई, पढ़ाई और छोटे उद्योग ये सब बंदी के कगार पर जा चुके थे। और 2017 से 2025 के बीच आपने कहा कि हमारे यूपी में कितनी उत्पादकता बढ़ी है अतिरिक्त। अगर 12 से 17 के बीच में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 6,000 मेगावाट की आपने बिजली की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया होगा। लेकिन 17 से लेकर के अब तक हम लोग 8,000 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि किए हैं यूपी में पावर जनरेशन की। आप यूपी में इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2016-17 तक जो पीक जाता था पावर का वह 16,000 मेगावाट तक पहुंचता था। बिजली की क्या स्थिति रहा करती थी हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति भुक्तभोगी है। और आज यही पावर की पीक आवर में जो डिमांड होती है वो 33,000 मेगावाट की होती है। 33,000 यानी आपसे दुगने से अधिक, और तब भी पावर कॉर्पोरेशन इसकी सप्लाई कर रहा है। प्रदेश के अंदर इस दौरान 1,21,000 मजरों में अतिरिक्त विद्युतीकरण का काम भी किया गया। और मैं इस बात को विद्युत मंत्री से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं आपके यहां की आप जिस बिजली की योजना के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर आखिर कहां वो पैसा गया, क्यों नहीं हो पाए। होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये भी हम बताना चाहेंगे कि सारे कार्य हुए हैं। 1,21,000 और 1,86,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 8 वर्षों में 765 केवीए के 3, 400 केवीए के 21, 220 केवीए के 72 और 132 केवीए के 99 सब स्टेशन भी स्थापित हुए हैं। और प्रदेश में विद्युतीकरण को भी एक समान रूप से जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की आपूर्ति देने की व्यवस्था की है। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली देने वाले राज्यों में है। सबसे अधिक बिजली उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवाता है। इससे न केवल अन्नदाता किसानों की लागत कम हुई है, उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम
से जुड़े हुए, एमएसएमई से जुड़े हुए जो व्यवसायी थे उनके लिए और गांव के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में भी इसके माध्यम से सुधार हमें देखने को मिला। महोदय, इसी का परिणाम है। आज आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आपने कहा कि 29,000 विद्यालय बंद कर दिए। मुझे लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए थे जो तथ्यों पर आधारित न हो। पांडे जी, आपको सूचना लेनी चाहिए। आप देखिए, आप विधानसभा, आप यहां मंत्री भी रहे हैं, आप स्पीकर भी रहे हैं। आप संबंधित मंत्री को बुलवा करके उनसे बोल करके बात भी कर सकते थे, और बेसिक शिक्षा मंत्री ने यहां पे सदन में भी इस बात को कहा। देखिए, मैं आज इसके माध्यम से बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर कुल 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद और अन्य उससे संबद्ध विद्यालय हैं। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? ये सब बंदी की कगार पर थे, जर्जर हालत थी। शिक्षक छात्र का कोई रेशो नहीं था, अत्यंत खराब स्थिति में थी। ड्रॉप आउट रेट देश के अंदर सर्वाधिक राज्यों में यूपी की थी। हम लोगों ने सबसे पहले जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। स्कूल चलो अभियान, और तब मैंने इस सदन में कहा था, उस समय आप नहीं आ पाए थे, इस सदन में नहीं थे उस समय, और तब मैंने इस सदन का आह्वान किया था कि हर माननीय सदस्य, प्रदेश का हर प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेश के हर उद्यमी उन विद्यालयों से जुड़े हुए या उस गांव से जुड़े हुए पुरातन छात्र एक एक विद्यालय गोद ले, और ऑपरेशन कायाकल्प की घोषणा की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमने संतृप्त करने का काम किया। आज जो विद्यालय देखने लायक हैं उनमें फर्श है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, बिजली या सोलर पैनल लगाए गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है, और उन बच्चों के लिए बैठने की भी व्यवस्था की गई है। खेल के मैदान भी बनाए, कुछ जगहों खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। ये बेसिक शिक्षा की पहली व्यवस्था। फिर उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था, हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स यानी जूता मोजा, स्वेटर, यह भी सरकार ने उपलब्ध करवाया। हम लोग जब बनाते थे इन सभी में कुल 1,000 रुपया खर्च होता था। छोटे बच्चे थे और हम 1,200 रुपये डीबीटी के माध्यम से उन परिवारों को आज उपलब्ध करवा रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से। क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हम भी बैठक लेकर के अभिभावकों को भी और उन शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार करें? आपने देखा होगा, मैं एक दिन एक चैनल को देख रहा था और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग चल रही थी शिक्षा की, उसको लेकर के वो दिखा रहे थे। जब स्कूल पेयरिंग के बाद, स्कूल मर्जर की बात आ रही थी, उस समय उन्होंने दिखाया एक विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, छात्र नहीं है, और एक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकार के आह्वान पर गांव के ही लोगों ने पर्याप्त मात्रा में क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर और क्लासरूम भी एसी बनाए गए हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। सुल्तानपुर का ही वो विद्यालय है, सुल्तानपुर, जनपद सुल्तानपुर का भी है और वाराणसी के भी हैं, गोरखपुर के भी हैं, अन्य तमाम जनपदों में बनाए गए हैं। इसी प्रदेशवासियों ने बनाए हैं, जनप्रतिनिधियों ने रुचि लेकर के भी बनाए हैं।
17 के पहले तो ऐसा नहीं था, 17 के बाद हुआ है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पांडे जी, मैं जाऊंगा, यहां पे हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं राजभर जी, श्री अनिल राजभर से कहूंगा कि एक बार आपको अटल आवासीय विद्यालय का दौरा करवाएं। अभी मैं बिलारी में भी आया था, बिलारी के विधायक भी नहीं होंगे यहाँ पे, हाँ भाग गए होंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव जी ने ऐसी कसम उनको खिला दी है कि बेचारे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि किसके नाम पे कसम खाएं। ऐसी कसम मत खिलवाया करेगी। नहीं, मैं भी कह रहा हूं ना, किसके नाम पे करें, और खन्ना जी किसके नाम पे कसम खाते हैं? ये स्थिति है, ऐसा मत किया करिए भाई। आप तो घर में जो है, आप पता नहीं किन स्थितियों में रहते होंगे, लेकिन खन्ना जी के बारे में और कम से कम हमारे ये फहीम इरफान के बारे में तो आपको सोचना चाहिए। वो बेचारा भी अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि आपने ऐसी कसम खिला दी। मैं बिलारी में गया था अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए। आप देखिए ना उन बच्चों की, आप अपने बच्चों को तो विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, श्रमिकों के बच्चों के विद्यालय को बंद करते थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। आज श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित हो चुके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हम बना चुके हैं। और यही नहीं बना रहे हैं, कैंपस जो हम बनाने जा रहे हैं, अभी सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। 8वीं तक थे, गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती थी, 12वीं तक की बच्चियां उसी कैंपस में पढ़ेंगी। सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिया, ये भी वहां पे उपलब्ध कराई गई। और 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं, 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता। पांडे जी, आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए। छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अभियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और ये समय पे होना चाहिए। लेकिन 3 से 6 वर्ष तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि स्कूल पेयरिंग की स्थिति केवल यूपी के अंदर हो रही है, हिमाचल में हुई, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। अन्य राज्यों में हुआ, कहीं हो हल्ला नहीं हुआ। यूपी में हम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा कैंपस मिलना चाहिए, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब छात्रों पे विशेष ध्यान देना है तब उन बच्चों के लिए शिक्षक उपलब्ध न हो। क्या स्थिति है? कहां आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? ऐसा नहीं कि पिछले 8 वर्ष में जो परिवर्तन किए गए इसके परिणाम आज नीति आयोग इसको स्वीकार करता है। देश की और दुनिया की तमाम एजेंसियां जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं,
वे इसको स्वीकार करती हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य हुआ, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते हैं, राजनीति करिए अपने मुद्दों पर, लेकिन यह कहना कि सरकार ने बंद कर दिया, ये दुष्प्रचार क्यों आप करते हैं? ये दुष्प्रचार है। बंद नहीं कर रही है सरकार, पेयरिंग कर रही है। 1 किलोमीटर के दायरे पे छात्र शिक्षक रेशियो को आपने देखा होगा, लखनऊ के एक विद्यालय में 29 शिक्षक, 23 कभी नहीं जाते थे। व्यवस्था की गई कि स्कूल में भेजो, स्कूल जाए, और उन शिक्षकों ने अपनी मेहनत से भी काम किया जिन्होंने 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ा। ये भी आखिर उन्हीं शिक्षकों के परिश्रम का परिणाम है। उन्हीं के द्वारा जो वहां पर लोगों को मार्गदर्शन किया गया, लोगों को लीड किया गया, स्थानीय नागरिकों को, परिणाम है उन्होंने बेहतर स्थिति में इसको आगे बढ़ाया। लेकिन पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार हैं। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। पांडे जी देखिए, आप लोग यही करते थे जी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। यह मत पढ़ाइए, अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। आप तब मौन थे जब वे बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार होते थे। कौन लोग जिम्मेदार हैं? 50,000 बच्चों की मौत हुई है 40 वर्षों में, और इन 40 वर्षों में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? तब नहीं बोले थे। और मरने वाले बच्चे कौन थे? ये अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के बच्चे थे। आपका सिद्धार्थनगर जनपद भी आता है उसी में। आपको यह भी परेशानी है कि मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं? पांडे जी, अरे मेडिकल कॉलेज पूरा व्यवस्था की जा रही है। अरे आप कभी डिप्टी सीएम को घुमाइए तो घर में भोजन भी पवा दीजिए इसी बहाने, लेकिन आप लेके नहीं जाएंगे उनको। आप तो उनके साथ अब दुश्मनी रखना चाहेंगे। दुश्मनी मत रखिए, इस उम्र में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आपको उपचार की आवश्यकता पड़ेगी, वही काम आएंगे। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वही दे पाएंगे। और पता नहीं, उन्होंने 3 दिन से पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, कुछ दवा वगैरह भेजनी चाहिए। तो माता बाबा कहते हैं उनको, जरा सम्मान के साथ माता बाबा कहते हैं। तो माता बाबा हैं ही। पांडे जी बहुत वरिष्ठ हैं और उस रूप में उनका सम्मान भी है, होना भी चाहिए। और उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी सदन को प्राप्त होता है। बहुत शालीनता के साथ अपनी बात को कहते हैं। लेकिन ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और हम इस बात को कहना चाहेंगे, ये स्कूल जिनको जो पेयरिंग का पार्ट बन रही है, इन्हें पेयरिंग का पार्ट बनाने के साथ ही जो बस्तियां हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में, प्री प्राइमरी, इसमें बाल वाटिका चलेगी। उन छोटे बच्चों के लिए 3 वर्ष से लेकर 3 से 4 क्लासेज हम वहां पे उन बच्चों के लिए चलाएंगे, जिसमें उनके लिए हम नर्सरी की, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट में उनको वहां पे प्रवेश की सुविधा देंगे। उनके लिए यूनिफॉर्म देंगे। उनके लिए एक नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं
वह स्कीम ये है कि ये सभी बच्चे, हम लोगों ने जब इस पर काम प्रारंभ किया, आपको तो फुर्सत थी नहीं, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। लेकिन हमारी सरकार ये करने जा रही है। हम लोगों ने जब पूरी रिपोर्ट ली, तमाम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के रिपोर्ट ली, तो पता लगा कि प्रदेश के अंदर एक उम्र से नीचे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है, जिनमें तमाम अन्य पोषक तत्वों की कमी है, वे कुपोषण के शिकार हैं। हम इन सभी बच्चों को उस बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल में ले जाकर के एक स्पेशल सीएम पोषण मिशन उनके लिए लागू करना चाहते हैं, जिससे वे सभी बच्चे प्रदेश भर के उससे आच्छादित हो सकें। ये सीएम पोषण मिशन, ये उन सभी बच्चों को आच्छादन करने का एक प्रयास है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की एक स्पेशल पैकेज हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है और इसको हम प्रदेश भर के उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, बाल वाटिकाओं में, प्री प्राइमरी स्कूल में लागू करना चाहते हैं, जिसमें उन बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध हो सके। और इसका दोहरा लाभ होने वाला है। आपके समय में शराब माफिया तय करते थे पोषण कैसा जाना चाहिए, हमने उसको बंद करवाया। अब प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था का संचालन या तो समूह की दीदियां कर रही हैं, महिला स्वयंसेवी समूह कर रही हैं, या नेफेड से हम भारत सरकार की संस्था से उसकी रेसिपी तैयार करवाते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी हमने आर्मी से जुड़े हुए, उनके फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए उन सभी चीजों को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन इन सभी के साथ जब हम करेंगे तो अब इन बच्चों को जो भी हम उनके पोषण के लिए जो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएंगे, वह उत्तर प्रदेश के ही अन्नदाता किसानों के द्वारा पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा, यहां के मिलेट होगी, यहीं के किसानों के पास यहां का ये पैसा जाने वाला है। और इससे उत्तर प्रदेश का जो बच्चा होगा, जो शिशु होगा, वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। और आपकी पीड़ा तो यह है कि अगर वो पुष्ट और मजबूत हो गया तो आप शोषण नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए मैं आपकी इस पीड़ा को समझ सकता हूं। स्कूल चलो अभियान हो या ड्रॉप आउट रेट में व्यापक परिवर्तन करके 40 लाख बच्चों को अतिरिक्त स्कूलों तक पहुंचाने का कार्य, और आरटीई के तहत 22,000 से बढ़ा करके इस संख्या को 4,30,000 तक पहुंचाने का काम, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार यानी ऑपरेशन कायाकल्प, ये बेसिक शिक्षा परिषद का था, और प्रोजेक्ट अलंकार है माध्यमिक शिक्षा का। हम लोगों ने तय किया कि 75 वर्ष पुराना कोई भी इंटर कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है या निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट का है तो उसको पूरी तरह सरकार बनाएगी, निजी प्रबंधन का है और वह 75 वर्ष पुराना है, गवर्नमेंट एडेड है, तो उस पे सरकार 75% पैसा सरकार देगी, 25% पैसा प्रबंधन तय करेगा। जिन प्रबंधन के पास पैसा नहीं, उनको यह भी सुविधा दी गई कि वे एमपी एमएलए से भी उनके लेट का पैसा भी ले सकते हैं या सीएसआर से पैसा ले सकते हैं। ये सभी व्यवस्था दी गई और आज उसके तहत विद्यालयों के पुनरुद्धार हो रहे हैं, नए विद्यालय बन रहे हैं, नए भवन बन रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और मल्टीपर्पज हॉल, पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट, ये सभी व्यवस्थाएं उसे आच्छादित करने का काम हो रहा है। 75 वर्ष पुराने, 50 साल पुराने, 30 वर्ष पुराने सभी विद्यालय इसमें आच्छादित हो रहे हैं।
ये पैसे भी उपलब्ध करवाए गए। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 राजकीय ITI को न्यू एज टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। ये सभी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और अभी 62 अतिरिक्त ITI को भी हम लोग उसके साथ जोड़ रहे हैं। 400 सरकारी और 3000 निजी ITI को हब एंड स्पोक मॉडल पर हम आगे बना रहे हैं। जहां पे हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वहां पर उस ITI के साथ निजी ITI उस जिले के अंदर अगर जितने हैं उनके साथ आधे अलग अलग बांट करके उन छात्रों को भी सुविधा प्राप्त हो, ये सुविधा हम उसके साथ जोड़ रहे हैं और ये भी काम हुए हैं। 71 नए राजकीय कॉलेज प्रदेश के अंदर बने। कल हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्याय जी भी यहां भी बता रहे थे। आज प्रदेश के अंदर 24 राज्य विश्वविद्यालय हैं और 49 निजी विश्वविद्यालय। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय है। मुरादाबाद में भी, सहारनपुर में भी, अलीगढ़ में भी, देवीपाटन मंडल में भी, आजमगढ़ मंडल में भी। आजमगढ़ आपको बार बार चुनाव जिताता रहा लेकिन कभी विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, क्योंकि शिक्षा से तो आपका बैर है। मिर्जापुर मंडल में भी ये सब बन चुके हैं, सारे विश्वविद्यालय संचालित भी हो रहे हैं। और यही नहीं, नेक के मूल्यांकन में 95 से 118 ये व्यवस्था हुई है और NIRF में 67 संस्थान को एक रैंकिंग प्राप्त हुई है। और स्वामी विवेकानंद डिजिटल सक्षम स्कीम के अंतर्गत प्रदेश ने अब तक 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरण करने का काम किया है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे महोदय। बेरोजगारी सरकारी भर्तियों में 2017 के पहले की क्या स्थिति थी? अनियमितता थी, पक्षपात था और पारदर्शिता की कमी थी। श्रम बल में महिलाओं की नाममात्र की भागीदारी थी। औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने पर प्रतिबंध था, यानी महिलाएं औद्योगिक इकाइयों में काम नहीं करेंगी। स्वरोजगार, स्टार्टअप और MSME इकोसिस्टम का भी अभाव था। और 17 से 25 के बीच जो विभिन्न आयोग और भर्ती बोर्ड हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने 8.5 लाख भर्तियां अब तक संपन्न की हैं। और मैं तो चाहूंगा इस पूरे सदन से मैं कहूंगा, उस पक्ष वालों से भी इस पक्ष वालों से, दोनों से मैं कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। हर जनपद से, हर विधानसभा क्षेत्र से युवा हैं। हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र से। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्षमता कितनी थी? 3,000। आज हम 60,000 ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं प्रदेश में, एक साथ। ये क्षमता विकसित की गई है। ये है नए यूपी की क्षमता। 3,000 से बढ़कर के 60,000 ट्रेनिंग एक साथ हो रही है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? टूटे हुए बैरक। आज किसी भी सिटी में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वह यूपी पुलिस की आवासीय सुविधा की होगी, यूपी पुलिस के जवानों की का भवन होगा। आज यूपी के अंदर जो सबसे चैलेंजिंग सेक्टर है हमारे सामने, वो साइबर क्राइम का है। साइबर क्राइम। पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर में, फिर लखनऊ में दूसरा खुला। आज सभी 75 जनपदों में एक एक थाना सक्रिय हो चुका है। अब एक साइबर मुख्यालय बनाने की कार्रवाई हम प्रदेश के अंदर तैयार कर रहे हैं, जहां के माध्यम से साइबर अपराध को पूरी तरह रोकने में प्रदेश सरकार कार्य करेगी। और 1547 जितने भी थाने प्रदेश में हैं, इन सभी थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी प्रदेश सरकार कर चुकी है। प्रदेश के अंदर महिला श्रम बल, यानी जो 8.5 लाख भर्तियां हुई, इनमें 1,75,000 केवल महिलाएं हैं।
महिला श्रम बल 17 के पहले इनकी भागीदारी 13.5% थी। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी है। देख सपाई बिटिया घबराई, आपके लिए तो पहले से ही ये चीजें जो है 2017 के पहले महिलाओं की भागीदारी 13.5% थी। आज ये 24 में बढ़कर के 35% हुई है। 35% हुई है। 40,000 महिला वीसी सखी के रूप में काम कर रही, उसी गांव की बेटी, उसी गांव की बहू उस गांव के अंदर बैंकिंग की सुविधा का काम कर रही है और ग्राम सचिवालय के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया है। बेरोजगारी की दर जो आपके समय में 19% थी, आप घट करके वह 3% रह गई है। 3%। सीएम युवा के रूप में एक नई स्कीम हम लेकर के आए, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी यूपी का युवा, इसमें भी कोई पिक एंड चूज नहीं है। ये लोग आरोप करते हैं साहब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए यूपी का कोई भी हस्तशिल्पी, यूपी का कोई कारीगर, यूपी का कोई युवा जिसको भारतीय होने में, जिसका उत्तर प्रदेश का वासी होने में गौरव की अनुभूति होती है, भारत के महापुरुषों पर विश्वास करता है, उसके उत्थान के लिए सरकार उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम में भी हम लोगों ने यही लागू की है। ये स्कीम उनकी ट्रेनिंग कराना, पहले स्क्रीनिंग, उनकी ट्रेनिंग, पहले चरण में 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण, 10% का मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है उस युवा को। बाकी मूलधन अगर उसने ससमय वापस किया बैंक को, तो अगले चरण में 7.5 लाख रुपए की उसको सुविधा दी जा रही है। तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवानी जा रही है। ये सीएम युवा की स्कीम, 70,000 युवा अब तक इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर चुके हैं। मान्यवर, अब तक यूपी में एमएसएमई सेक्टर में जो सरकार के द्वारा थोड़ा सा पुशअप किया गया, परिणाम क्या था? आज उत्तर प्रदेश में 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को उन सभी सेक्टर्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 7,200 स्टार्टअप और 50 इंक्यूबेटर सक्रिय रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, यह एक बेहतर सुविधा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। मैं कल सुन रहा था, हमारे इस तरफ इस ओर के ही माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आजादी के समय केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे। 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या 40 हुई, यानी 70 वर्ष लगे इन्हें 40 होने में, और 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। इनकी संख्या अब 80 से ज्यादा हो गई। 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर और दूसरा रायबरेली। 15 यानी एमएमआर 201 था, 1947 से 17 के बीच। संस्थागत प्रसव यह 67.8% था, और टीकाकरण का जो राष्ट्रीय औसत से भी ये 17.58% कम था। प्रदेश के 27 से 28 जनपद ऐसे थे जो इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से या जापानी इंसेफ्लाइटिस से पूरी तरह प्रभावित थे। और महोदय, आज प्रदेश के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें हुई हैं 5,250 ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और निजी मेडिकल कॉलेज में यह 6,550 पीपीपी मोड पर संचालित 350 सीट्स ये एमबीबीएस में आज प्रदेश के अंदर हुई हैं। 31 नर्सिंग कॉलेजेस भी प्रदेश के अंदर संचालित हुए हैं। आयुष्मान कार्ड आपके समय में नहीं था।
आपका विजन भी नहीं था, क्योंकि गरीब आपके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वंचित, दलित, गरीब, ये कभी आपके, किसान, महिलाएं आपके एजेंडे के हिस्से कभी नहीं थे। लेकिन इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आज भारत के हर गरीब के हाथ में 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर दिया है और 70 वर्ष के हर व्यक्ति को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी कि वह जाकर के अपना कार्ड बना ले, उपचार करा ले, कोई पूछेगा नहीं। और यह उत्तर प्रदेश में आज हम लोगों ने 5 करोड़ 34 लाख गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। संस्थागत प्रसव जो आपके समय में केवल 67.8% था, जो बढ़कर के 96.10% हुआ है। MMR जो 201 यानी 201 था, आज वो घट करके 141 हुआ है और IMR ये 43 से घट करके 37 हुआ है। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें 99% उस पर कंट्रोल हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है। और टीकाकरण भी अब बढ़कर के यह 99.31% रह गया है, हो गया है। और टीबी उन्मूलन की दिशा में जो अभियान चल रहा है, यह आज अच्छी दिशा में चल रहा है, जिसमें अब तक 7,191 ग्राम पंचायतें पूरी तरह ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो चुकी हैं। महोदय, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1947 से 2017 के बीच में अव्यवस्थित और इसका विस्तार था। शहरी निकाय संख्या और बजट आबादी की मांग के अनुरूप नहीं थी। शहरी बुनियादी सुविधाएं अधूरा कवरेज और असंतुलित विकास था। 17 से 25 के बीच हमने 117 नए नगर निकाय बनाए हैं, 123 का विस्तार किया है, 17 स्मार्ट सिटी को बनाया है। और इस बार के बजट में हमारी सरकार ने तय किया कि हर जिला मुख्यालय से जुड़े हुए नगर निकाय को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम विकसित करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सुनियोजित शहरीकरण के विकास को लेकर के लखनऊ और उससे जुड़े हुए 7 जनपदों को लेकर के SCR, स्टेट कैपिटल रीजन, वाराणसी और विंध्य क्षेत्र को लेकर के एक इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट प्लान, ये अंतिम चरणों में हमारा वहां पे चल रहा है। अमृत 1 के अंतर्गत ये भारत सरकार के सहयोग से 10,273 करोड़ रुपए की 328 परियोजनाओं में को लागू किया गया था, जिसमें 9,21,000 जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे, 8,77,000 सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे और 423 एकड़ हरित क्षेत्र भी बढ़ाया गया था। अमृत 2 के अंतर्गत 15,629 करोड़ रुपए की लागत से 539 परियोजनाओं के माध्यम से 43 लाख जल कनेक्शन, 5 लाख सीवर कनेक्शन, ये इसके माध्यम से प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर ODF के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। आकांक्षी नगर योजना लागू की गई है और CM नगर सृजन योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की व्यवस्था को और अच्छा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती व्यवस्था में भी गांव से समृद्धि की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। बुनियादी 1947 से 17 के बीच में एक बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, कनेक्टिविटी नहीं थी। घर, बिजली, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक अभाव था। पंचायतों में संसाधन और क्षमताओं की कमी थी। और 17 से 25 के बीच में सबसे पहले हर गरीब के सिर को ढकने के लिए एक छत, 56,80,000 परिवारों को एक एक पक्का मकान उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 235 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है और प्रदेश के अंदर
महिलाओं की भागीदारी इन सभी योजनाओं में 42% भी की गई है। इसके अलावा रोजगार और आजीविका के लिए भी 98 लाख से अधिक परिवारों को एसएचजी से 2510 उचित मूल्य की दुकानें एसएचजी के माध्यम से प्रदेश के अंदर संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 165 विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ा गया। 1385 किलोमीटर की सड़कें निर्मित की गई और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 25,000 किलोमीटर की एक बेहतरीन नेटवर्किंग भी इन सड़कों को करने का कार्य किया गया और जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर, हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय हर गांव में गांव के लोगों को गांव के अंदर ये सुविधाएं प्राप्त हों, यह भी उपलब्ध कराया गया है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए आपदा मित्र भी आज गांव के अंदर तैनात किए जा रहे हैं। महोदय, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी अगर आप देखेंगे 47 से 17 के बीच असमान पहुंच और सीमित कवरेज था। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं प्राप्त होता था, लेकिन 17 से 25 के बीच में जो नियोजित प्रयास हुए, आज नीति आयोग भी इस बात को स्वीकार करता है कि 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से उभरे हैं और जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रही है। 1 करोड़ 6 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे ऐसे हैं जिन्हें सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा से निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ने का काम कर रही है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी 4,77,000 बिटिया की शादी सरकार के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें अनुदान की राशि 51,000 से बढ़ा के 1 लाख भी कर दिया गया। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुविधा, पीएम उज्ज्वला में 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को गैस के फ्री में कनेक्शन के साथ ही होली और दीपावली में मुफ्त सिलेंडर की सुविधा, अन्नपूर्णा भवन गांव के स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक नया प्रयास, 9 करोड़ 52 लाख परिवारों को जनधन अकाउंट खोलना, ये सभी व्यवस्थाएं आज प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को गरीबी में यह कमी और सामाजिक सुरक्षा कवरेज की व्यापकता को दर्शाती है और लाभार्थियों तक योजनाओं को समयबद्ध ढंग से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की सरकार की मंशा को भी सबके सामने प्रस्तुत करती है। सामूहिक विवाह, पेंशन, अन्नपूर्णा भवन, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी नीतियां समाज में जो सबसे कमजोर तबके का व्यक्ति है उसके गरिमापूर्ण जीवन को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। सरकार के द्वारा ऐसे पर्यटन